हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में। हम आज की क्लास में बात करेंगे प्रीसीडेंट कंडीशन, सब्सिक्वेंट कंडीशन के बारे में भी। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में, सेक्शन 25 के रिगार्डिंग जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र दो तरह से हो सकता है। एक होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र और एक होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र। भाई एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र बहुत सिंपल है। ए के पास एक कार है, वो कार वो बी को बेचने की बात कर रहा है 2 लाख रुपए में। ए ने कार बी को बेच दी, बी की तरफ से पेमेंट आ गया, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है। लेकिन ऐसा कोई ट्रांसफ़र करना प्रॉपर्टी का जिसमें कोई कंडीशन लगा दी जा रही है, और ये कंडीशन भी दो तरह से हो सकती है। एक होती है प्रीसीडेंट कंडीशन और एक होती है सब्सिक्वेंट कंडीशन। कंडीशन कैसी होती हैं? दो तरह से होती हैं। एक होती है प्रीसीडेंट कंडीशन और एक होती है सब्सिक्वेंट कंडीशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में, जिसमें कंडीशन के बारे में बात की जाती है कि प्रॉपर्टी सामने वाली पार्टी को कब ट्रांसफ़र की जाएगी, जब वो पहले उस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीसीडेंट कंडीशन के बारे में, तो सबसे पहले ज़रूरी होगा प्रीसीडेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो कंडीशन लगाई गई है उसको पहले फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद ही प्रॉपर्टी उसमें वेस्टेड मानी जाएगी। पर सब्सिक्वेंट कंडीशन में क्या है, प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी, वो कंडीशन को बाद में भी फुलफिल कर सकता है वो इसमें। अब हम बात कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर सेक्शन 25 को रीड करेंगे, कंडीशनल ट्रांसफ़र को जो आप रीड करेंगे तो कुछ बातें आप नोट कर लीजिए कि कंडीशनल ट्रांसफ़र को जब आप रीड करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 और सेक्शन 36 के सिमिलर है। ठीक वैसे ही ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के सेक्शन 126 और 127 के काफ़ी सिमिलर प्रतीत होता है। हम वहाँ पे बात कर रहे थे कंडीशन लगाए जाने की। जैसे कि अगर ए है, वो ये कहता है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बी को तब देगा यहाँ पर जब बी इस संबंध में सी से शादी कर लेगा। तो यहाँ पर जो बी है उसको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट कब रिसीव होगा, जब पहले वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, तब उसे इसमें प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव होगा। लेकिन इसी के साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब आप वहाँ पर कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो वो कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि इम्पॉसिबल हो। अब इम्पॉसिबल हो मतलब हो सकता है जो कंडीशन लगाई गई है उसे पूरा करना शुरू से ही इम्पॉसिबल हो, या हो सकता है बाद में जाकर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती हो। तो ऐसी कोई कंडीशन वहाँ पर इस संबंध में नहीं लगाई जाएगी इसमें। जैसे कि अगर सपोज करो ए है, वो एक प्रॉपर्टी है उसकी, वो बी को देने की बात करता है, पर इस शर्त पर कि जो बी है वो सी के साथ शादी कर लेगा यहाँ पर ट्रांसफ़र के टाइम पर ही जो सी है वो मर चुकी है। अब ऐसे में इम्पॉसिबिलिटी किस तरह की हुई, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हुई है। ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का वो क्या होगा, इसमें वॉइड माना जाएगा। इसमें आप जो भी कंडीशन लगा रही हैं ट्रांसफ़र के टाइम पर, अगर कोई कंडीशन लगाई जा रही है तो ज़रूरी ये होगा कि वो कंडीशन इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 के समान है। क्योंकि आपने रीड करा होगा सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब किया जा रहा है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट कर रहा है लॉ के प्रोविजंस को, फ्रॉडुलेंट है, इंजुरी है, इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो उसे अनलॉफुल माना जाएगा। ठीक यही वाली बात जो है, उसी के सिमिलर यही वाली बात यहाँ कही गई है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय अगर उसमें कोई कंडीशन लगाई जा रही है और वो कंडीशन इस प्रकार की है जो कि इम्पॉसिबल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट कर रही है लॉ के प्रोविज़न को, फ्रॉडुलेंट है, इंजुरी पहुँचा रही है, इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो ऐसी कोई कंडीशन वहाँ पर इस संबंध में नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल्स हैं, इसके आप रीड कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से ए जो है वो 20 है, अगर कोई व्यक्ति है एक और वो दूसरे व्यक्ति से यह कह रहा है कि वह उसे प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र करेगा जब पहले वो 1 घंटे तक 100 मील्स, 1 घंटे में 100 मील तक पैदल चल के दिखाएगा, तो ये साफ पता चल रहा है कि ये वाली बात तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हमने अभी रीड करा था कि आप जो कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। वो कंडीशन इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए,
फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, डिफीट नहीं करना चाहिए लॉ के प्रोविजंस को, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इंजुरी नहीं पहुंचानी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इसे रीड करिए। ए गिव्स ₹500, ए जो है 500 रुपये बी को दे रहा है, पर इस कंडीशन पे दे रहा है कि जो बी है वो शादी करेगा ए की डॉटर जो है सी से। अब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर सी तो मर गई है, ट्रांसफर क्या हो गया, वॉइड हो गया। ये कैसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई। ए ट्रांसफर ₹500 टू बी ऑन द कंडीशन डेट ही शैल मर्डर। अब एक बात, अभी हमने रीड करा था, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी जो लॉ को फॉरबिड कर रही होगी, फॉरबिडन बाय लॉ होगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। पर इसमें क्या हो रहा है, ए ट्रांसफर कर रहा है 500 रुपये बी को इस कंडीशन पर कि ही शैल मर्डर सी, जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, मना करा गया है। तो ऐसा जो ट्रांसफर होगा वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, अभी हमने ये तो समझ में आ गया हमें। अब हम बात करते हैं, जो कंडीशन होती है वो दो तरह से होती हैं, प्रीसीडेंट कंडीशन भी होती है और सब्सिक्वेंट कंडीशन भी होती है। एक बात याद रखिएगा, जो प्रीसीडेंट कंडीशन होती है अगर उसको सब्सटेंशियली भी फुलफिल कर दिया गया है तो अभी ये माना जाएगा कि उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया गया है। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ए है वो ये कह रहा है कि वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन इस कंडीशन पे करेगा वो बी को प्रॉपर्टी, जब बी शादी करेगा ना सी के साथ में, तब वो शादी यहाँ पर इस संबंध में डी ई एफ इन तीनों की सहमति लेकर शादी करेगा यहाँ पर वो। अब जिस वक्त बी सी से शादी करने जा रहा था उस वक्त तक डी मर चुका था, इसलिए यहाँ पर जो बी है वो ई एफ की सहमति लेकर ही शादी कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसको कैसे फुलफिल करा गया, सब्सटेंशियली, उसको कंडीशन को फुलफिल माना जाएगा। अब ये एग्जाम्पल हो गया, अब आप इसको रीड करिए। वेयर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्सटेंशियली कॉम्प्लाइड विथ। ठीक है, उसे सब्सटेंशियली माना जाएगा। इसी के रिगार्डिंग आप सेक्शन 26 के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसीडेंट के बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग आप कुछ बात नोट कर लीजिए कि सेक्शन 26 की अगर हम बात करें प्रीसीडेंट कंडीशन के फुलफिल होने की, तो वहाँ पर वो सब्सटेंशियली भी अगर कॉम्प्लायंस करा जा रहा है, सब्सटेंशियली भी उसे फुलफिल किया जा रहा है उस कंडीशन को, तो ये माना जाएगा कि वो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। यह सेक्शन 26 डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रेस के नियम पर आधारित माना जाता है। इसका मतलब ये कि जो ट्रांसफर चाहता था उसकी जो विश थी, उसकी जो इच्छा थी वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में जो ए है वो ट्रांसफर की पोजीशन में है, वो क्या चाहता था कि जब बी सी के साथ शादी करे तो उस टाइम पर वो डी ई एफ इन तीनों की रजामंदी लेकर शादी करे वो, लेकिन डी मर चुका है तो उसने ई और एफ की रजामंदी, तो जो ए चाहता था, जो ट्रांसफर चाहता था, उसके करीब करीब जो उसकी इच्छा थी वो करीब करीब तो पूरी की जा चुकी है ना यहाँ पर। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रेस। इसका लीडिंग केस आपको मिलेगा सेक्शन 26 का बेनीचंद बनाम इकराम अहमद का केस जो है वो इसका लीडिंग केस माना जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, ए जो है वो एक प्रॉपर्टी है, वो बी को देने की बात कर रहा है, पर इस कंडीशन पर दे रहा है कि जिस वक्त बी सी के साथ शादी करे उस वक्त यहाँ पर वो डी ई एफ इन तीनों की सहमति लेकर शादी करे। बी ने क्या करा, बी ने शादी कर ली सी के साथ में, लेकिन उसने शादी करने के बाद में जाकर डी ई एफ की सहमति प्राप्त करी है, जबकि इन्होंने क्या कहा था, जिस वक्त शादी करो उस वक्त सहमति लेकर शादी करना, पर इन्होंने डी ई एफ की रजामंदी सहमति इन्होंने आफ्टर मैरिज रिसीव करी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी गई है, क्योंकि वो कंडीशन साफ पता चल रहा है सब्सटेंशियली भी कहीं पर भी उसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। हाँ, एक बात आपको याद रखना होगा इस संबंध में, यह जो सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंसेस वाली बात हमने आपको बताई थी अभी, कि उस कंडीशन को कम से कम सब्सटेंशियली भी अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। तो ये वाला नियम केवल प्रीसीडेंट कंडीशन पर ही अप्लाई होगा, इसे सब्सिक्वेंट कंडीशन के ऊपर अप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट कंडीशन को तो सब्सिक्वेंट कंडीशन जो होती है उसको स्ट्रिक्टली फुलफिल करना ज़रूरी होता है।
जबकि जो प्रीसीडेंट कंडीशन होती है, अगर आप उसे सब्सटेंशियली भी कॉम्प्लाइट कर दे रहे हैं तो भी ये माना जाएगा कि आपने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, पर सब्सिक्वेंट कंडीशन को स्ट्रिक्टली आपको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। सेक्शन 29 की हम बात कर रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, जिसमें आपको ये नियम याद रखना होगा कि अगर कंडीशन प्रीसीडेंट है तो हम उसे सब्सटेंशियली कॉम्प्लाइट कर रहे हैं तो सही है, पर अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है तो उसको स्ट्रिक्टली फुलफिल करना ज़रूरी है। आप इसका ये एग्जाम्पल यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ए ट्रांसफर ₹500 बी to be paid to him on his attain his majority or marry with a proviso that if he be die a minor or marry without C consent the ₹500 shall go to D। yes, और B ने क्या करा, B marries when only 17 ईयर, जबकि कहा गया था मेजर होने पर है, और कहा गया था शादी करोगे तो सी की सहमति से है, पर वो शादी भी उसने मेजर होने पर नहीं बल्कि उससे पहले कर ली और सी की सहमति के बिना शादी कर ली है। अब यहाँ पे साफ है कि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, जबकि सब्सिक्वेंट कंडीशन का नियम है कि उसको स्ट्रिक्टली फुलफिल करना ज़रूरी है। उसे ट्रांसफ़र अपने आप ही अब डी के पास चला जाएगा, क्योंकि ऊपर ये वाली लाइन इसमें मेंशन करी गई है इसमें। तो इसी के साथ में हम अपनी आज की क्लास भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।